इलियट काव्य भाषा। इलियट के अनुसार काव्य का प्रमुख प्रयोजन आनंद प्रदान करता है, किंतु प्रत्येक कवि आनंद के अतिरिक्त भी कुछ देना चाहता है, जैसे किसी नई अनुभूति का संप्रेषण या किसी परिचित वस्तु का ही नवीन बोध, अथवा किसी ऐसी वस्तु की अभिव्यंजना जिसकी अनुभूति से हमारी चेतना का विस्तार या हमारी संवेदनशीलता का परिष्कार हुआ है, परंतु उस अनुभूति के उपयुक्त शब्द हमारे पास न हो। इलियट का यह भी कहना है कि प्रत्येक देश का अपना काव्य होना चाहिए, और न केवल उन लोगों के लिए जो काव्य से आनंद उठाते हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी जो उससे आनंद नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि कोई आनंद उठाए या न उठाए, काव्य से पूरे समाज में अंतर आता है। किसी अन्य कला से काव्य इस अर्थ में भिन्न है। देखिए, इलियट काव्य को अन्य कलाओं से किस प्रकार भिन्न बता रहे हैं कि कवि की प्रजाति और भाषा के लोगों के लिए उसका जो मूल्य है वह दूसरों के लिए नहीं है। विचार की अभिव्यंजना गद्य में हो सकती है, पर भाव की अभिव्यंजना काव्य में ही संभव है। इसलिए गद्य की अपेक्षा काव्य अधिक स्थानीय होता है। यही कारण है कि काव्य से बढ़कर कोई कला अधिक राष्ट्रीय नहीं होती। इलियट के अनुसार भाव और संवेदना और सर्वोत्तम अभिव्यक्ति जनसाधारण की भाषा में ही हो सकती है, अर्थात उस भाषा में जो पूरे वर्ग की सामान्य भाषा है। कारण यह है कि भाषा की संरचना, लय, ध्वनि, मुहावरा, ये सभी उस भाषा के बोलने वाले की प्रजातिगत विशेषता को व्यक्त करते हैं। काव्य में भाव और संवेदना की अभिव्यक्ति होती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि उसमें बौद्धिकता का अभाव होता है। प्रश्न केवल प्रमुखता का है, और यहाँ कहने का अभिप्राय केवल इतना ही है कि गंभीरतम भावों की अत्यंत सचेत अभिव्यक्ति केवल अपनी ही भाषा में संभव है। अतः इलियट का कहना है कि कवि के रूप में कवि का कर्तव्य परोक्षतः ही अपनी प्रजाति के प्रति है, प्रत्यक्षतः अपनी भाषा के प्रति है। पहले तो उसके परिरक्षण के प्रति और दूसरे उसके विस्तार तथा सुधार के प्रति। कवि भावों और संवेदनाओं के वैविध्य का अनुसंधान करता है और उनकी अभिव्यक्ति के द्वारा भाषा को विकसित और समृद्ध बनाता है। बहुत सारे शिक्षित व्यक्ति अपनी भाषा के कवियों पर उनकी कृतियों को बिना पढ़े ही गर्व करते हैं। कुछ कवि इतने प्रख्यात हो जाते हैं कि कभी कभी राजनीतिक भाषणों में भी उनका उल्लेख हुआ करता है, किंतु इतना ही काफ़ी नहीं है। यदि महान लेखकों, खासकर महान कवियों की उत्पत्ति का क्रम अविच्छिन्न नहीं रहे तो भाषा में ह्रास होगा, संस्कृति में ह्रास होगा, और संभव है कि किसी प्रबलतर भाषा और संस्कृति में वे एक दिन विलीन हो जाएं। एक बात और, यदि हमारा कोई जीवित साहित्य नहीं है तो हम उत्तरोत्तर अपने अतीत साहित्य से विमुख होते जाएंगे। यदि हम साहित्यिक निरंतर्य कायम नहीं रखते तो हमारा अतीत साहित्य हमसे दूर छूटता जाएगा, और एक दिन विदेशी साहित्य की तरह वह भी अपरिचित हो जाएगा। भौतिक परिवर्तनों के दबाव से हमारी भाषा बदलती जाती है, हमारी जीवन पद्धति बदलती जाती है। इसलिए यदि हमारे बीच कुछ ऐसे गिने चुने लोग नहीं हों जो असाधारण संवेदनशीलता के साथ शब्दों पर भी असाधारण अधिकार भी रखते हों, तो हमारी अभिव्यक्ति की ही नहीं, अनुभूति की भी क्षमता क्षीण हो जाएगी, और स्थूलतम भावों की अनुभूति के लायक भी हम मुश्किल से रह पाएंगे। इलियट कहते हैं कि उपर्युक्त कथन का तात्पर्य यह कतई नहीं है कि हमारी भाषा का स्वरूप केवल कवि ही निर्धारित करते हैं। हमारे काव्य की विशेषता बहुत कुछ
जनसाधारण द्वारा प्रयुक्त भाषा पर निर्भर करती है, क्योंकि कवि अपने आसपास बोली जाने वाली भाषा को ही अभिव्यक्ति का माध्यम बनाता है। यदि भाषा सुधर रही है तो कवि लाभान्वित होगा, यदि बिगड़ रही है तो वह उसे सुधारने का प्रयास करेगा। काव्य भाषा के सौंदर्य को कायम रख सकता है। काव्य भाषा के सौंदर्य को कायम रख सकता है, सौंदर्य को फिर से ला सकता है। काव्य का एक कार्य यह भी है कि वह भाषा के विकास में सहायता करे, उसे इतना सूक्ष्म और विनिश्चित बनाए कि वह आधुनिक जीवन की जटिलतर परिस्थितियों और बदलते हुए उद्देश्यों के अनुरूप हो सके। इलियट इस बात पर बल देते हैं कि काव्य को सामान्य दैनिक भाषा से, जिसे हम बोलते और सुनते हैं, अधिक दूर नहीं हटना चाहिए। इलियट इस बात पर बल देते हैं कि काव्य को सामान्य दैनिक भाषा से, जिसे हम बोलते और सुनते हैं, अधिक दूर नहीं हटना चाहिए। काव्य चाहे कैसा भी हो, सामान्य व्यवहार की भाषा से उसका संपर्क कभी टूटना नहीं चाहिए। काव्य विषय क्रांति का अर्थ एक ही है। काव्य विषय क्रांति का अर्थ एक ही है और वह है सामान्य भाषा की ओर प्रत्यावर्तन। वर्ड्सवर्थ ने अपनी भूमिकाओं में इसी क्रांति की घोषणा की है और वह ठीक है। निश्चय ही कोई काव्य हूबहू उस भाषा में रचित नहीं होता जिसे कवि बोलता या सुनता है, किंतु अपने युग की भाषा से उसका संबंध ऐसा होना चाहिए कि उसका पाठक यह कह सके कि यदि मैं कविता करता तो इसी भाषा में करता। यही कारण है कि हमें समसामयिक उत्कृष्ट काव्य से जो आनंद और संतोष होता है वह उत्कृष्टतर होने पर भी प्राचीन काव्य से नहीं होता। इलियट का कहना है कि भाषा के विकास का अर्थ है अनुभूति का भी विकास, अर्थात यदि भाषा में सलक्ष्य विकास दृष्टिगोचर होता है तो मानना होगा कि अनुभूति में भी विकास हुआ है। इलियट के कथन का अभिप्राय यह है कि भाषा का परिमार्जन या परिष्कार केवल उसके प्रयोग पर ही निर्भर नहीं करता, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि भावात्मकता, अफेक्टिविटी की रक्षा करने और लेखक के विचारों और अनुभूतियों को सम्यक संप्रेषित करने में कहाँ तक समर्थ है। चूंकि काव्यगत संवेदनशीलता ही मनुष्य की भौतिक, नैतिक, बौद्धिक अनुभूतियों की जटिलता को ठीक से ग्रहण कर पाती है, चूंकि काव्यगत संवेदनशीलता ही मनुष्य की भौतिक, नैतिक, बौद्धिक अनुभूतियों की जटिलता को ठीक से ग्रहण कर पाती है, इसलिए काव्य भाषा ही किसी भाषा की संप्रेक्षकता, व्यंजकता तथा प्रौढ़ता का अंतिम प्रमाण हो सकती है। इलियट की भाषा संबंधी अवधारणा पर दो आलोचकों का गहरा प्रभाव है। वे हैं दांते तथा वर्ड्सवर्थ। सैया लूसी के अनुसार इलियट ने दांते से यह विचार ग्रहण किया कि कवि का दायित्व भाषा की रक्षा करना, समृद्धि करना तथा प्रत्येक शब्द का सार्थक प्रयोग करना है। कवि का दायित्व भाषा की रक्षा करना, समृद्धि करना तथा प्रत्येक शब्द का सार्थक प्रयोग करना है। वर्ड्सवर्थ से उन्होंने जनसाधारण की भाषा के प्रयोग की तथा दैनिक भाषा के शब्दों और लयों के साथ नए काव्य के शब्दों और लयों के सह संबंध की धारणा ग्रहण की। जहाँ दांते ने केवल उदात्त शब्दों के प्रयोग पर बल दिया था, वहाँ वर्ड्सवर्थ ने ग्रामीणों की सामान्य भाषा पर बल दिया। दांते की मान्यता में परिशुद्धता और आभिजात्य का महत्व है, जबकि वर्ड्सवर्थ की मान्यता में शक्ति और जीवंतता का। इलियट की काव्य भाषा सिद्धांत में दोनों की विशेषताओं का समाहार है। सहज, साहचर्य, प्राचीन ओ नवीन का, शब्द साधारण सटीक ग्राम्यता से मुक्त, शब्द सुस्पष्ट परिशुद्ध किंतु निराडंबर, पूर्ण सामंजस्य नृत्य करता हुआ एक साथ। भाषा का यह आदर्श इलियट के आलोचना सिद्धांत में ही नहीं, काव्य में भी परिलक्षित होता है। धन्यवाद।